गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। मैं अतुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए सभी लोग, एक बार हाय हेलो कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, चलिए आइए सभी लोग जल्दी से। आते जाइए सभी लोग। आज आपको पता है क्या टॉपिक पढ़ना है? और मॉर्निंग की क्लास में अगर किसी का कोई डाउट हो, एम एन राय पढ़ाया था मैंने, मानवेंद्र नाथ राय या मानवेंद्र राय, ठीक है। गुड इवनिंग योगी अनु। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर। आइए सभी लोग जल्दी से। ओके, गुड योगी अनु। आपको सॉरी एमसीक्यू क्विज मिले आपको, आज अपलोड हुए हैं, आप लोगों को मिल गए होंगे, है ना। उन्हें लगाइएगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अभी आएंगे नहीं, क्योंकि आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जब हम लोग डब्ल्यूपीटी करेंगे तब उसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। जो क्वेश्चन अभी बनते हैं उन्हें बनाएं, ठीक। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां आप डाउट बताइएगा, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में। ओके, नोट्स आपको प्रॉपर मिल ही रहे हैं। अगर आपका कोई भी न्यू फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, तो उसे बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड पेपर की क्लास 30% ऑफ में मिल रही है, ठीक है। या फिर आप हमारे कूपन कोड अतुल10 को डाल के 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 10% ऑफ मिलेगा। निर्मला गुड इवनिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? चलिए, तो आज हम लोग पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। ओके, मॉर्निंग की क्लास में किसी का कोई डाउट तो है नहीं? ओके, गुड निर्मला। बताइए, मॉर्निंग की क्लास में किसी का कोई डाउट है? आई होप नहीं होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लें, ठीक है, क्लास को। उसके बाद कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें डाउट सेशन में या मेरे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दें, ठीक है। नंबर आप सबको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पंडिता रमाबाई को हम लोग यहाँ क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले याद रखेंगे। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जल्दी से। एक बार थम्स अप दीजिए सभी। योगी अनु, आप मॉर्निंग क्लास में आई थी? बताइए।
मैंने वहां अच्छी से एक्सप्लेन किया है जैकोबिनवाद। जैकोबिनवाद फ्रांसीसी क्रांति के समय एक समुदाय या ग्रुप था, ठीक है, जो स्वतंत्रता समानता की मांग करता था। इसी वजह से एम एन राय कहते हैं यहाँ सामवादी अवस्था नहीं बल्कि जैकोबिनवाद के अनुसार स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पंडिता रमाबाई को पढ़ते हैं। आप हमें डाउट सेशन में पुट कर दीजिएगा तो मैं और अच्छे से वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है योगी अनु, अब यहाँ क्लास से रिलेटेड हम जब पहले से आपसे कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट का वेट कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं भाई कि आपके जो भी डाउट हो उन्हें बताइए आप। अब क्लास के एंड में उसे सॉल्व करेंगे। ओके योगी, नो प्रॉब्लम। चलिए, पंडिता रमाबाई को सबसे पहले हम लोग यहाँ क्यों पढ़ते हैं? ये एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने स्त्रियों महिलाओं के प्रति, महिलाओं के शोषण के प्रति अपनी आवाज उठाई। ठीक है, ईसाई धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित हुई ये। ठीक, उसके बाद पहली नारीवादी है ये, महिलाओं के जो शोषण होते थे उनके बारे में इन्होंने चर्चा की और मुद्दे उठाए। शारदा सदन, शारदा सदन संस्था बनाई है ना, मुक्ति सदन, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए इन्होंने बात की। और इन्हें पंडिता की उपाधि क्यों मिली ये भी जानते हैं, क्योंकि इन्हें संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान था। ठीक है, पहली महिला थी जो अच्छे बढ़िया शिक्षित थी और समाज में महिलाओं के लिए, महिलाओं को इन्होंने देखा कि समाज में कहाँ कहाँ उनका शोषण हो रहा है वो देखा। जैसे मान के चले आप, कोई महिला विधवा महिला होती है, विधवा महिला और विधुर व्यक्ति, मानव मतलब इंसान, सॉरी पुरुष, ठीक है, तो महिला जो विधवा महिला होगी उसे गलत तरीके से देखा जाता है समाज में। तो इस चीज को उन्होंने उजागर किया कि ऐसा क्यों, और जहाँ एक विधुर व्यक्ति होगा, एक विधुर मानव वो पुरुष होगा तो उसको एक ठीक है, उसे कोई गंदी नजर से नहीं देखता है। ठीक है, महिला को अपशगुन मानते हैं, ठीक, कि भाई इसे देख लो कुछ गलत हो जाए। तो इन चीजों को, इन भ्रांतियों को हटाने के लिए उन्होंने मुद्दे उठाए और उन महिलाओं की मदद करने के लिए समाज में आगे आई हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उन्होंने सीधी सी बात ये है, इन्हें याद रखेंगे, इन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया, नारीवादी थी और उन्होंने महिलाओं के ऊपर अधिक से अधिक काम किया। ठीक है, ओके। कभी कभी पूछ लेते हैं संस्कृत, सॉरी पंडिता की उपाधि इन्हें कैसे मिली, तो इन्हें संस्कृत का ज्ञान था, ये कोई पंडित नहीं थी। ठीक है, पंडित मतलब ब्राह्मण थी। ठीक है, पंडिता की उपाधि उनको मिली है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। देखो इनकी कुछ इंपोर्टेंट बुक है, ये देख लेना आप। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये इसमें बताती हैं कि भाई जो उच्च कास्ट होती है ना, मतलब उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं उनमें महिलाओं को ज्यादा शोषण होता है। वो कैसे होता है वो यहाँ एक्सप्लेन करती हैं कि भाई उच्च श्रेणी की जो महिलाएं हैं, हाई कास्ट की जो महिलाएं हैं, तो उनका अंदर शोषण होता है, वो बाहर किसी से मिलती जुलती है नहीं, तो किसी को बात कर नहीं पाती। जब निम्न स्तर की महिला क्या होती है, वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, सबसे मिलती है, मजदूरी करती रहती है, तो वो यहाँ यहाँ सबसे बात होती है, वो अपनी बात रख लेती है। लेकिन उच्च जाति की महिलाओं में ज्यादा शोषण होता है, उनका शोषण होता है, वो किसी से कह नहीं पाती। ठीक है, अपेक्षा निम्न जाति की महिलाओं की। ठीक है, स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीतियों महिलाओं के नैतिक आदर्श की बात करती है। ठीक, कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी वो स्वतंत्र होंगी, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्त्री धर्म नीति में ये कहती हैं। अब आता है द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, डेट याद रखेंगे। ठीक है, इसमें इसमें महिलाओं की चीख के बारे में बात करती है। चीख क्या हुई, महिलाओं का बाल विवाह होना। ठीक है, वैवाहिक कि भाई एक क्या है, आप हमें बताइए, आप में से जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनकी शादी उनके अनुसार हुई है कभी? नहीं हुई ना। तो इस चीज के बारे में कहती है कि भाई जो शादी है उसमें ये नहीं कि
पता है हम दोनों लोग, कोई भी दो इंसान या दो जेंडर आपस में सामंजस्य नहीं कर पा रहे तब भी शादी कर दी, तो लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं। मतलब शादी आप अपने अनुसार करें, ठीक, जहां आप दोनों में सामंजस्य हो, ठीक है। एवं महिलाओं की दबी कुचली जो स्थिति है, ठीक है, शोषण पर इन्होंने इसमें प्रकाश डाला अपना, ठीक। ये तीन चीजें याद रखेंगे यहाँ। आगे बढ़े, क्या सबको क्लियर है? बताइए, निर्मला, योगी, अनु, प्रशांत। एक बार थम्स अप दीजिए। ओके, गुड कोमल। ओके, आप लोग क्लास में आ जाते हैं, एक बार हाय हेलो बोल दीजिए, तो इससे क्या है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। पता नहीं चलता इससे कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। अब आते हैं पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 1922। ये एक समाज समाज सुधारक है, ठीक है। समाज सुधारक, महिलाओं के बारे में इन्होंने अच्छा विचार दिया, ठीक है। उसे एक समाज सुधारक के, महिलाओं के समाज सुधारक के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में ये पहली नारीवादी है, आपको मैंने ये पहले ही बताया, ठीक है। भारतीय महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, ठीक। महिलाओं का मतलब वही है कि भाई शोषण हो रहा है, आज भी हो रहा है महिलाओं का शोषण, अगर देखा जाए तो। देखिए, कई गवर्नमेंट ना, जैसे 1090 चलता है यूपी में, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है ना। तो कई चीजें हैं, सरकार भी इस पे काम करती है। उनका जन्म अनंत शास्त्री में हुआ था, ठीक। ब्राह्मण पंडित थी वो। जब उनका, देखो, एक उनका जीवन चक्र क्या था, उनकी शादी जो थी बाल विवाह ही हो गया था, ठीक। और उन्होंने अपने कुछ साल अपने पति के साथ गुजारे और पति की मृत्यु हो गई। उनकी एक पुत्री थी, ठीक है। पुत्री थी, उन सबको छोड़ के गए, जैसे उनके पति। उन्होंने हिंदू धर्म का जो भी वेदों के अनुसार उनका महिलाओं का जो शोषण था, कि भाई विधवा होना, महिलाओं को बुरी नजर से देखना, महिलाओं को घर से बाहर न निकलना, इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म में ये सब नहीं होता है, वो बहुत लिबरल है, ठीक है, एकदम ओपन माइंडेड है वो, ठीक। ईसाई धर्म को अपना लिया और ईसाई धर्म में उन्होंने अपना परिवर्तन कर लिया। अब क्या होता है आगे, देखो, यहाँ उनको अगर कहा जाए वो पंडिता की उपाधि क्यों मिली, तो संस्कृत शास्त्रों में गहन अध्ययन था, ज्ञान था उन्हें, ठीक है। और वहां उन्हें सरस्वती का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला, जिसका अर्थ है ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी, उन्हें संस्कृत का ज्यादा ज्ञान था, ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं, जाति प्रबंधनों को नजरअंदाज किया, शूद्र वर्ण जाति व्यवस्था का पूरा खंडन किया इन्होंने, कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक। शादी हुई, 19 महीने गुजारे थे इन्होंने अपने पति के साथ। उसके बाद इनकी बेटी मनोरमा, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी नाम, तो ये याद रखेंगे, ठीक। ये सारी चीजें होने के बाद अब उन्होंने नारीवादी के प्रति, फेमिनिस्ट उनके विचार क्या थे, व्यू क्या थे, ठीक है। फेमिनिस्ट व्यू क्या थे उनकी, पहली नारीवादी, देखो, आर्य स्थापना की, आर्य की स्थापना, आर्य महिला समाज, सॉरी ये मिस्टेक है, टेक्निकल फॉल्ट है यहाँ, आर्य महिला समाज, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, 1881 में पुणे में हुई। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है, एक बनता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज अलग है और आर्य महिला सभा अलग है, ठीक है। आर्य महिला सभा किसने की, ये याद रखेंगे, इसे, ये पॉइंट है, की पॉइंट है, ठीक है। किसने की, तो पंडिता रमाबाई ने। कब की, 1881 में पुणे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये इंग्लैंड भी गई, ठीक है, वहां ये पहली वकील भी थी, ठीक। वकील की उपाधि भी ग्रहण की। इंग्लैंड गई, वहां महिलाओं के शोषण हो रहे थे, उनके लिए इंग्लैंड में मदद मांगी, तो वहां से इन्हें कुछ फंड मिला, उससे इन्होंने शारदा सदन की स्थापना भी की। तो फंड कहाँ से आया था, बाहर से आया था,
इंडिया में इन्होंने मांगा था तब कोई ने नहीं दिया था। इसके अलावा उन्होंने भारत में विधवाओं के घर के लिए ब्रिटिश समर्थन की तलाश के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला लिया। भारतीय महिलाओं का रोना लिखा और कम उम्र में शादी, मार्शल उत्पीड़न और विधवापन के माध्यम से भारतीय महिलाओं के उत्पीड़न का विवरण किया। इंग्लैंड गई और इंग्लैंड में इन्होंने अपना प्रचार किया कि भाई महिलाओं का यहाँ शोषण कैसे हो रहा है। इंग्लैंड में उस समय नहीं हो रहा था, तो भाई महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है, विधवा को कैसे देखा जाता है, यही सारी चीजें उन्होंने वहां अपने विचारों के थ्रू लोगों को जानने पर मजबूर किया। जब लोग जाने और समझे तब वहां से आर्थिक एवं फाइनेंशियल मदद मिली, ठीक है। और उससे इन्होंने शारदा सदन बनाया। 1883 में उन्होंने कब ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। रमाबाई ने, असेशन रीजन में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रमाबाई ने 1883 में ईसाई धर्म अपनाया, और नीचे दे देंगे क्योंकि वो हिंदू थी, ठीक, तो ऐसा ही दे देंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हिंदू तो थी लेकिन उन्होंने उत्पीड़न देखा तभी ईसाई धर्म अपनाया था, ठीक है। ये नहीं कि सारे हिंदू ईसाई धर्म अपना ले, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को जब आप बार बार करेंगे तब समझ में आ जाएगा। हालांकि इंग्लैंड से ज्यादा समर्थन नहीं मिला उन्हें, ठीक। इंग्लैंड जो गई थी वो आर्थिक मदद लेने गई थी, वहां से ज्यादा कुछ मिला नहीं उन्होंने। 1886 में पेनिसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्हें ज्यादा मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। उनकी बहन जो आनंदीबाई जोशी थी स्नातक समारोह में शामिल हुई और अमेरिका की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है, डॉक्टर भी बनी थी इनकी बहन। तो यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे कि भाई अमेरिका गए, सॉरी इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड से ज्यादा फाइनेंशियल मदद नहीं मिली थी, ठीक है। ऐसा रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अमेरिका से ज्यादा मिली थी। द अमेरिकन आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी से प्रेरित थी, ठीक है, अमेरिकन आइडियल्स फ्रीडम एंड लिबर्टी। हाई कास्ट हिंदू वुमेन प्रकाशित की। इस पुस्तक का संदर्भ भारत में महिलाओं की स्थिति को अवंचित और हीन के रूप में समालोचना की, ठीक। जब अमेरिका में जो फ्रीडम एंड लिबर्टी जो महिलाओं को थी वो भारत में नहीं थी, तब उन्होंने बताया कि हाई हिंदू कास्ट वुमेन में ये उच्च जाति की महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है। आप समझिए, अगर कोई भी उच्च जाति की महिला है, वो यहाँ वहाँ किसी से बात तो करती नहीं, आएगी और जाएगी। अब अंदर उसकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका वहाँ शोषण हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो किसी को पता नहीं। हो भी रहा होगा तो वो किसी से कह भी नहीं सकती, क्योंकि उसे टाइम नहीं है, उसे अलाउ नहीं है कहीं बैठना, है ना, ये चीज। अब यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई डाउट है? योगी, अनु, निर्मला, कोमल, किसी का कोई डाउट? नहीं है ना? उन्हें यूनाइटेड से वित्तीय सहायता मिली, इसलिए 1889 में भारत लौटने के बाद उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। देखो, अब पूछ लेते हैं कि शारदा सदन की स्थापना कब की, तो 1889, ठीक है। कहाँ की? मुंबई में, ठीक है, जहां उच्च जाति की विधवाओं के लिए, उच्च जाति की विधवा, जो उच्च जाति की महिलाएं होती थी, विधवा हो जाती थी, तब उनका घर में ना उनको दूसरी शादी करने के लिए अलाउ था, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, वहां सभी धर्म के लोग आ सकते थे, ऐसा नहीं कि ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी हो, उनके लिए एक उन्होंने आवासीय वो बना दिया था, रेसिडेंटल स्कूल, ठीक है, जिसे शारदा सदन कहा। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। पैट्रियार्की, उन्होंने पितृ सत्तात्मक समाज की आलोचना की, जिस समाज में पिता या पुरुषों का सर्वोच्च रहे, उस समाज की उन्होंने आलोचना की। इसमें क्या समझाती है वो कि पुरुष समाज में, पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है, महिलाओं को कोई भी तवज्जो नहीं दिया जाता, महिलाओं को यहाँ तक कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, फैमिली में मुखिया बनने का भी कोई अधिकार नहीं है, ना महिलाओं के कोई फैसले अगर डिसीजन भी अच्छे हैं तो उनको भी दरकिनार नीचे रख दिया जाता है। तो इन सारी चीजों की उन्होंने समाज में आलोचना की और उसमें बात कहती है कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना चाहिए, उन्हें अपने अधिकार है, अपने अधिकार के अनुसार वो शादी किसी से भी कर सकती है, ठीक है।
वहाँ यहाँ देखेंगे द हाई कास्ट वुमेन में नारीवादी मैनिफेस्टो भी माना जाता है इसे, इसे ये नोट कर लेंगे आप लोग। पूछ लिया जाता है नारीवादी मैनिफेस्टो, फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, या रमाबाई की फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो किसे, किस बुक को कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है, तो द हाई कास्ट वुमेन। ओके, इसमें इन्होंने हिंदू स्त्री की आलोचना की। हिंदू स्त्री की आलोचना क्या थी, हिंदू में भाई ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को कोई भी देखा जाए तो कोई भी वो नहीं दिए हैं अधिकार, महिलाओं को पुरुषों का दासी माना गया है। ठीक है, ये चीज बहुत गलत है भाई। अगर देखा जाए तो वो भी एक मानव है, ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पिछले समाज में जो हो रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे मनुस्मृति में हम लोग पढ़ते हैं महिलाएं सिर्फ पुरुषों की दासी, तो ये सारी चीजें सब गलत है। तभी तो मनुस्मृति का इन्होंने भी विरोध किया, ठीक है भाई। बताया जाता है कि यहाँ लोगों ने अपने अनुसार सब कुछ डाल दिया था समाज में, के लोग जो थे उन्होंने अपने अनुसार डाला था ये, इसलिए इन्होंने मनुस्मृति की आलोचना भी की, याद रखेंगे। आगे आते हैं, आर महिला सभा 1882 में इसकी स्थापना की, कहाँ की, पुणे में की। पूरी मुंबई में की गई क्योंकि इसकी शाखाएं देसी महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से। अब पूछ लिया जाता है कि आर सभा, सॉरी, आर महिला सभा सभा का गठन क्यों किया गया, क्यों किया गया, महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह को हतोत्साहित, मतलब ना करने के लिए, ठीक है, डिस्करेजमेंट, इसके लिए किया गया। और यहाँ ये भी याद रखेंगे शारदा सदन क्यों किया गया था, बताइए। शारदा सदन का, शारदा सदन की वो स्थापना क्यों की गई थी, अभी बताया है मैंने जस्ट। तो वहाँ क्या था शारदा सदन में, उच्च जाति की जो महिलाओं का शोषण हो रहा था या विधवा महिलाएं थी, उनके लिए एक आवासीय स्थान या संस्था बनाने के लिए, ठीक है, रेसिडेंटल स्कूल बनाने के लिए स्कूल बनाया था, रेसिडेंटल स्कूल, ठीक है, जो उच्च श्रेणी की विधवा महिलाएं हैं, ठीक। यस, गुड कॉमेंट, चलिए। और याद रखेंगे आर्य महिला सभा की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, पुणे में हुई 1882 में, किसके लिए, महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा और बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए, ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज। आगे आते हैं, रमाबाई के प्राचीन वैदिक साहित्य की शिक्षाओं से जुड़कर भारतीय समाज को सूक्ष्म सत्तात्मक संरचना को उजागर किया। वही बात जो हमने आपसे पहले की, जब रमाबाई ने पुरुष प्रधान समाज को देखा और उसमें भाई शिक्षाओं या वैदिक साहित्य से जुड़े उनमें कहा गया था, यहाँ वही है, मनुस्मृति की आलोचना की उन्होंने कि भाई समाज में क्या है कि पुरुष प्रधान है, इसमें और कुछ भी हो ही नहीं रहा है भाई, पुरुषों को तवज्जो दिया जा रहा है, महिलाओं को दबाई जा रहा है, महिलाओं को गुलाम समझा जा रहा है, दासी समझा जा रहा है पुरुषों का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। इन चीजों को उन्होंने भारत में, भारतीय समाज में उजागर किया और देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में लोगों को उनके काम और योग्यता के अनुसार 4 जातियों में सौंपा गया। वही 4 जातियां बताएं कौन कौन सी हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो इन सब 4 जातियों का उन्होंने खंडन किया कि ऐसा सब कुछ खराब है, ये समाज ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाई। देखो पावर हमने पढ़ा था, जब समाज में जो लोग पावर में होंगे तो वो लोग अपने अनुसार काम ढालेंगे, उनको जो सुविधा लगी उसमें उन्होंने बांट दिया। भाई जाति का आविष्कार हुआ है ना कि पहले से आई, ठीक है, ना कि उनके जन्म पर आधारित है। यह बाद में था कि जाति व्यवस्था जन्म से पहले जाने लगी है और भेदभाव भेदभावपूर्ण हो गई है। मतलब आपका जन्म पहले ही निर्धारित कर दिया है कि आपका जन्म ऐसे हुआ है और आप किस जाति के, ठीक है। लिंग आधारित, इन जाति आधारित मतभेदों ने भारतीय महिलाओं को प्रभावित किया क्योंकि इस जाति से ग्रस्त प्रतिसत्तात्मक समाज में एक महिला के लिए सर्वोच्च स्थिति सौभाग्यवती की थी। सौभाग्यवती की क्या थी, देखो सौभाग्यवती टर्म समझ लेंगे, पूछ लेते हैं। सौभाग्यवती बताइए, कौन बताएगा, सौभाग्यवती किन महिलाओं को कहा जाता है,
गलत भी बताइए, सही भी बताइए, जैसा आ रहा वैसा बताइए आप। देखो, बताएगा कोई? नहीं बताएगा। ओके पंकज। देखो कोमल, हाँ कह सकते हैं, लेकिन भाग्य के बारे में यहाँ हम देखेंगे, बात करेंगे। ओके, वेरी गुड सभी को। इसे समझ लेते हैं। उन महिलाओं को कहेंगे सौभाग्यवती जिनकी शादी हो गई हो, ठीक है। वहां उन्होंने विधवाओं की वो विधवाओं के लिए काम किया था। शारदा सदन उच्च महिलाओं के लिए बनाया था। तो भाई यहाँ ये कहती हैं जो समाज में सौभाग्यवती कहा गया है किन महिलाओं को कहा गया है? जिनकी शादी हो गई हो, जिनके पति जीवित हो, और जिनकी महिलाएं या बेटी ना हो, बेटा होना चाहिए, मतलब लड़का, पुरुष का जन्म दिया हो, उनको सौभाग्यवती बोला। जो लड़कियों को जन्म देगी उनको सौभाग्यवती नहीं बोला समाज ने, ठीक है। तो इस चीज की वो आलोचना करती है कि भाई महिला महिला होती है। भाई ये कोई तो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा जेंडर जन्म लेगा, है ना। ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। तो इस चीज के लिए वो समाज में देखती हैं इन सब कुरीतियों को और उनकी आलोचनाएं करती हैं। यहाँ एक चीज और याद करेंगे हम लोग कि उन्होंने इस चीज की भी आलोचना की है, गर्भावस्था में जो बेटी या लड़की जेंडर हो, उसे उच्च श्रेणी के लोग भ्रूण अवस्था या गर्भ अवस्था में ही मरवा देते थे। तो उस चीज की भी उन्होंने आलोचना की है कि भाई उसे भी तो जन्म लेने दो, दुनिया देखने तो दो, ठीक है। कोई किसी ने ये तो, भाई ये सब मानवीय धारणा है भाई, गलत हो चुकी हैं, सॉरी गलत है। इन चीजों को उन्होंने उभारा है, समाज में देखा है कि इन चीजों से भाई शोषण हो रहा है। भाई आप हमें बताइए, सिंपल सी बात, जब जेंडर ही मेल ही मेल होंगे तो समाज में कोई तरक्की थोड़ी ना होगी। भाई माना जाता है, अगर आप देखिएगा, लोग कहते हैं, जो लोगों की ये धारणा है कि पुरुष अच्छा होता है, नहीं होता है भाई। महिला एक लक्ष्मी के रूप में होती है, एक सरस्वती के रूप में होती है। जिस घर में महिला हो उस घर में शांति होगी, ये आप कभी भी देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल लोगों की ये धारणा गलत है कि महिलाओं में बुद्धि कम होती है, ये सब चीजें गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में भी भाई, आज देख लीजिएगा आप, आर्मी में, ठीक है, न्यायपालिका में, जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं आगे। क्योंकि आज महिलाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हक दिया गया है कि आप भी करें, आप भी बढ़ें। पहले क्या होता था, महिलाओं को दास बनाया जाता था, तो महिलाओं को कोई काम नहीं था। जब भाई कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे काम सौंपेंगे तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा कर सकता है या नहीं। अब जब आप अपने घर में किसी महिला को मुखिया नहीं बनाएंगे तो उसके डिसीजन आप कैसे जान पाएंगे। अगर देखा जाए, कोई भी फैमिली हो, अगर देखा जाए, महिला है ना, फैमिली में किसी भी परिवार में महिला घर के या किचन के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, आपके किचन के जो खर्चे होते हैं, तो महिला से अच्छा कोई मेंटेन कर ही नहीं सकता भाई। आप महिला को अगर 1,000 रुपए दे देंगे कि इस 1,000 रुपए में घर का पूरा महीने का राशन आसन चलना है, दो परिवारों की फैमिली है, सॉरी 2 3 4 लोग हैं, मेंबर है उस फैमिली में, तो वो कहेंगे 1,000 रुपए या 2,000 रुपए में आपको पूरा खर्चा चलाना है, कैसे भी चलाएं। तो महिला वो चला देगी, ठीक है, ये आप गारंटी रखिए कि महिला वो चला देगी। पुरुषों को आप दे देंगे, नहीं चला पाएंगे, ठीक। ये चीजें आप कभी देखना, नहीं तो आप अपने घर में अप्लाई करना, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यस यस गुड, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो मनुस्मृति की हमने आपको बार बार की आलोचना क्यों की, क्योंकि वहां बाल विवाह को 18 से 12 वर्ष की आयु को बाल विवाह माना गया। 18 से 12 वर्ष की आयु में महिलाओं की शादी करने के लिए कहा गया था मनुस्मृति में। अब आप समझिए, 18 से 12 में सही से माइंड का विकास नहीं हो सकता है, व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि विवाह कर दीजिएगा मनुस्मृति के अनुसार, तो भाई
कहीं ना कहीं मनुस्मृति बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। तो इस चीज की वो आलोचना करती है कि मनुस्मृति बाल विवाह को बढ़ावा देने की बात करती है। ठीक, 18 से 12 वर्ष की आयु में कोई भी जेंडर हो तो वो बच्चा ही रहता है भाई। आप कह रहे हैं कि वो घर संभाले, तो नहीं हो सकता। ठीक है, संपूर्ण भारत में विधवा को अपशगुन माना गया है, विधवाओं को ऐसा नहीं माना गया है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की स्त्री की 3 आवश्यकताएं बताई। मतलब इसे पहले समझ लेते हैं, आवश्यकताएं क्यों बताई। उन्होंने बताया उच्च जाति की जो महिलाएं जो विधुर हो जाती हैं और समाज घर में या अपनी फैमिली में और उनका शोषण होता रहता है, जब भाई विधवा हो जाएंगी तो कोई सुनने वाला नहीं भाई, घूंघट परमानेंट डाले रहो, सफेद साड़ी पहनना, ये सारी कुरीतियां भाई एकदम, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी श्रृंगार नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर अपने आप में सोचें, जिस महिला की नई शादी हुई हो और वो 1 साल बाद उसके पति एक्सपायर हो गया हो, वो विधुर हो चुकी हो, भाई उसने जीवन में किया क्या? कुछ किया ही नहीं भाई। उसने बस, उसे ऐसा लग रहा है कि समाज में हम आए एक जानवर की तरह लगेगा, तो भाई उसे कोई स्वतंत्रता दी ही नहीं। वो तो भाई एक प्राकृतिक नियम था भाई, समय हो गया चला गया कोई व्यक्ति, तो उसके वजह से वो कह रही है इसका शोषण क्यों। तो उसके लिए वो कहती है कि भाई उच्च जाति के लिए उन्होंने बनाया, ठीक, उनका। और अब ये बात देखिए, यहाँ जो विधुर पुरुष होते थे उनका क्या था, भाई दूसरी आप शादी कर लो होता था। तो इससे क्या होता था, प्रतिसत्तात्मक समाज, पुरुष प्रधान होता था। तो इन सबका शोषण देखते हुए पंडिता रमाबाई ने कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं उच्च श्रेणी की हो चाहे निम्न श्रेणी, लेकिन उच्च श्रेणी में ज्यादा शोषण हो रहा था। निम्न श्रेणी में तो लड़ झगड़ के वो कैसे भी अपना कर लेंगे, ठीक। उच्च श्रेणी में जब ये चीजें देखी गई कि भाई अब वो घर के अलावा और कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और कई कई अभी गाँव में ऐसा सिस्टम है जो बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें पिछड़े हुए तो नहीं कहेंगे भाई, उनका भी एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, तो वो अपने हिसाब से, ठीक। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजों को हटाने के लिए महिलाओं को अपने लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर या अपने आप को सक्षम बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। क्या है, उन्हें देखते हैं हम। आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े होना, मतलब आप ऐसा कोई कार्य कुशल वर्ग सीख लें, या फिर कोई क्रिएटिव चीज सीख लें, क्रिएटिव आइडिया देख लें, जिससे आप थोड़ा बहुत काम करते रहें और अपने पैरों पर निर्भर रहें कि हम अपने खर्चे स्वयं चला लें। ठीक है, आप घर पर अगर कोई घर में विरोध करता है भाई कि तुम ऐसे रहो, तो नहीं रह पाएंगे भाई। हम अपने ऊपर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, हम अपना काम कर लेंगे, अपने खर्चे चला लेंगे। ठीक है, दूसरा, आप शिक्षित हों। जब आप शिक्षित होंगे तो अपने आपके अंदर नए नए विचार आएंगे, आप सही को सही, गलत को गलत करेंगे। होता है, नए नए विचार आते हैं, ठीक। अगला है कार्यकुशलता, मतलब एफिशिएंसी। आपको कार्यों में दक्ष होना चाहिए, नए नए कार्य एफिशिएंसी होनी चाहिए, जिससे आप अपने आप का, अपने जीवन का या अपनी जीविका चला सकें। इन 3 चीज़ों पे उन्होंने महिलाओं को बताया कि ये आपकी 3 चीज़ें आवश्यक है, तो आपका इनसे शोषण होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं, उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य की सभी पवित्र पुस्तकें बाल विवाह, बहु विवाह और जबरन वैगन्य जैसी महिलाओं के बारे में घृणित भावनाओं को साझा करती हैं, जो भारत में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। उन्होंने जो संस्कृत के सभी साहित्य थे उन सबका विरोध किया, क्योंकि वो संस्कृत की विद्वान थी। उन्होंने संस्कृत के सारे अधिकतर साहित्य पढ़े हुए थे, और उन्होंने एक चीज नोटिस की उन सब में, कि सब में यही कहा गया कि महिला जो है वो दासी है। ठीक है, तो इन सबको देखा कि ये सबसे पहली बुराई है कि इन साहित्यों में महिलाओं के बारे में गंदा लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज को सही कर देंगे तो समाज और अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ एक चीज याद रखेंगे, हर विचारक के, हर थिंकर के अपने अपने विचार होते हैं, हर कोई अपनी दृष्टिकोण से एक समाज को देखता है। ठीक है, इसलिए हम लोग थिंकर पढ़ते हैं कि भाई किस थिंकर ने अपने दृष्टिकोण से समाज को देखा है। ठीक है, बताइए, जैसे मनुस्मृति कहता है भाई महिलाएं दासी है, तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में देखा, यहाँ इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में देखा। यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रशांत, योगी अनु, सॉरी पंकज, योगी अनु, कोमल, गुलनाज, सबको आया समझ में? एक बार थम्स अप दीजिए। पंकज आपको ओके नहीं बोला? चलिए आगे बढ़े। ओके,
अब आते हैं जेंडर जस्टिस, मतलब लिंग न्याय एंड सिविल राइट। ठीक है, उनके बारे में। गुड इवनिंग चोखाराम जी, आज आप लेट बहुत हो गए हैं ना। चलिए क्लास में बैठे हैं आराम से शांति से और समझे, जो भी आपके डाउट बनते हैं वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। ओके। योगी अनुविवाह की उम्र मनुस्मृति के अनुसार 8 से 12 वर्ष बताई गई है। ठीक है, उसे पंडिता रमाबाई गलत मानती है क्योंकि ये बाल विवाह को बढ़ावा देती है। भाई 8 से 12 की उम्र में एक कोई भी जेंडर हो वो भाई बचपन रहेगा उसमें। आज देखें तो आप 20 साल की उम्र में भी लोग बचपनी हरकत करते हैं। ठीक है, 8 से 12 योगी। ठीक, अब आते हैं स्त्री धर्म नीति। इसमें इन्होंने महिलाओं के जेंडर जस्टिस के बारे में बात की है। ठीक, इसमें वो क्या कहती हैं, धर्म नीति में अनपढ़ महिलाओं एवं अज्ञानी महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्व शिक्षा के माध्यम से खुद को फिर से स्थापित करने और भारत की महिलाओं को पसंद से शादी करने की सलाह देने के लिए मार्गदर्शक साबित हुई। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि धर्म नीति में क्या है, जो अनपढ़ महिलाएं अज्ञानी महिलाएं, तो उनसे कहा है कि आप स्वयं शिक्षा, मतलब आप लोग आपस में बैठ के पढ़ें। ठीक, एक दूसरे को शिक्षित करें। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अनपढ़ों को शिक्षित करें। भाई अगर आपको कहीं पुरुष संस्थान में जगह नहीं मिलती है तो जो महिलाएं शिक्षित हैं वो अशिक्षित महिलाओं या अज्ञानी महिलाओं को बैठाएं और पढ़ाएं। ठीक है, स्वशिक्षा। उसके बाद क्या होता है भाई, शादी करने की सलाह। आप महिलाओं को पसंद से शादी करने दें। जैसे पुरुषों में होता है, पुरुष अपनी पसंद से शादी कर सकता है, तो महिला क्यों नहीं। कई फैमिलियों में ऐसे होता है, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो भाई भाई बहन है, भाई की गर्लफ्रेंड होगी लेकिन बहन का बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तो वो गलत हो जाए। भाई हमें ये बताओ, मैं यहाँ किसी का कोई वो नहीं कर रहा हूँ विरोध, जब आपके यहाँ ऐसे नियम है तो महिलाओं को तवज्जो क्यों नहीं, है ना। कई चीजें अगर देखी जाए मॉडर्न टाइम में, या फिर कोई को ना दिया जाए। ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि लड़का ज्यादा होशियार होता है, इसका मतलब क्या निकल रहा है ना। तो ये चीजें सारी गलत बताई उन्होंने कि महिलाएं हैं तो अपनी पसंद से वो शादी करेंगी। ठीक, द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन में लैंगिक न्याय की मांग करती है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना सबसे अच्छा उपाय है। ठीक, बालिका विद्यालयों में महिला अध्यापकों की मांग, मतलब क्या है इसका, देखिए जो महिलाओं के स्कूल है, ठीक है, तो वहां क्या होना चाहिए, महिलाई टीचर होनी चाहिए। भाई सेम जेंडर होगा तो वो उसकी बातों को या उसके चीजों को, ठीक है, उसके विचारों को अच्छी तरह से समझेगा, है ना। जब कोई दो सेम चीज होंगी तो उनके बारे में कंपेयर करना या उनके बारे में जानना आसान हो जाता है। अब मान के चलिए महिलाओं के बारे में पुरुषों को क्या ज्ञान, ठीक है, या पुरुषों को महिलाओं को पुरुषों के बारे में क्या ज्ञान, तो उन्होंने कहा है जहाँ महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जा रही हो जिस स्कूल में, तो वहाँ महिला टीचर को रखा जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो आप हमें बताइए, आप भी हैं, अगर देख भाई हमने आपको बताया था महिला पिंक कलर क्यों होता है, सॉफ्टनेस का प्रतीक है भाई। ठीक है, पिंक सॉफ्ट। आप भी छोटे रहे होंगे, महिलाएं भी जैसे मान के चलिए पुरुष और महिला दोनों छोटे रहे होंगे। आप हमें बताइए नर्सरी और एलकेजी यूकेजी, जो आपकी शिक्षा की पहली क्लास है शिक्षा ग्रहण करने की, एलकेजी यूकेजी, या हिंदी में बोले तो शिशु बोला जाता है ना, शिशु शिक्षा। तो उनमें आपका जो भी पहला टीचर होगा, फर्स्ट टीचर होगा, तो कोई महिला ही होगी, फीमेल टीचर होगी। फीमेल टीचर थी, बताइए, है ना। अगर आप जब स्कूल गए होंगे फर्स्ट क्लास में तो वहां फीमेल टीचर ही होगी फर्स्ट, क्योंकि वो एक माँ जैसा प्रेम देती है। और पुरुष होगा तो वो भाई डांटेगा, बिना डांट के काम नहीं चलता, वो अपना आधिपत्य अपना वर्चस्व जमाना चाहता। महिला एक प्रेम भावना से, कोई भी बच्चा हो उसे सबको प्रेम भावना से देखती है। इस वजह से वो कहती है महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए महिला अध्यापकों की जरूरत है, महिला टीचर की आवश्यकता है, क्योंकि वो समझ पाएंगी। ठीक, उन्होंने प्रगति समानता अवसर, ठीक है, प्रोग्रेस इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी,
अमेरिका की प्रशंसा और सभी प्रकार की नौकरियों और संगठनों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश के लिए प्रभावित हुआ। मतलब क्या, आपके कोई भी निजी या सरकारी, प्राइवेट सरकारी कोई भी सेक्टर हो या किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन हो, महिला उसमें पार्टिसिपेट करेगी, महिला को उसमें स्थान दिया जाएगा, महिला के लिए उसमें रिजर्वेशन रखा जाएगा। ठीक है, जिससे समाज में इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहाँ से लिए, ये उन्होंने अमेरिका में देखा था, वहां से इन्होंने अमेरिका की प्रशंसा की कि महिलाओं के लिए वो अच्छा है। ठीक है, यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आया समझ में? उनकी सोच की सुंदरता परिश्रम की अच्छाई को स्वीकार करने और भारतीय समाज की कमी को महसूस करने में निहित है। रमाबाई एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण वाली राष्ट्रवादी विचारक है। ठीक है, ये राष्ट्रवादी विचारक है, इन्होंने घूमा देखा कई देशों में, तब इन्होंने बताया कि ऐसा होना चाहिए। ठीक, चलिए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, यहाँ किसी का अगर कोई डाउट हो तो एक बार बताइए। चोखाराम जी, अगर आपका डाउट हो, योगी, प्रशांत, सॉरी पंकज, कोमल, गुलनाज, किसी का भी कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। नहीं तो एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके चोखाराम जी, ओके राम सिसोदिया। पंकज आपको, पंकज आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब उनका ये देख लेंगे, केसरी ए हिंद या केसर ए हिंद पदक किसे दिया। ठीक, यहाँ कंफ्यूज करता है ये कब दिया और किसने दिया। ब्रिटिश सरकार ने दिया, 1919 में दिया। ठीक है, उनकी किस लिए मिला, विशिष्ट सेवाओं के लिए, महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये हमको केसर ए हिंद पुरस्कार किससे कंफ्यूज करेगा, अरविंदो से, मैंने बताया था, क्योंकि इन्हें सावित्री मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे। 1989 में भारत सरकार ने उनको डाक टिकट, उनके नाम का डाक टिकट जारी किया 1989 में। ठीक, 1882 आर महिला समाज की स्थापना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इनमें, और इनकी बुक भी याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में बुक आ जाती है, यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं और पढ़ने के लिए। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उनकी पसंद की शादी के लेकर दूसरी जाति के व्यक्ति से और ईसाई धर्म में उनके धर्मांतरण के वास्तव में एक धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उदारवादी नारीवाद के रूप में उनकी पहचान। उनको उदारवादी नारीवाद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एकदम फ्री माइंड थी, मतलब ओपन माइंडेड थी, कि भाई आप किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, धर्म निरपेक्ष है, आप अपनी पसंद से शादी कीजिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उनके द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उदारवादी आदर्श अपने समय के भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी थे, और भारत में बाद में राजनीतिक सोच पर उनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जब उस समय उन्होंने ये सारी चीजें की, देखो, जब हम लोग हो सकता है कल सोशल मूवमेंट या न्यू सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे, एनएसएम, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी मतलब समाज में जिस समय, जैसे मान के चलो अभी शोषण हो रहा है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं दी जा रही। ठीक है, क्योंकि उसके लिए देश के लिए भी खतरा हो सकता है, कई कारण है, लेकिन कई कारण हो भी नहीं सकते। तो क्या होगा कि समाज में उस समय उनके टाइम महिलाओं को शोषण हो रहा था, और उस समय वो महिलाओं की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए बात कर रहे थे। तो वो एक क्रांति थी, उनके ये विचार क्रांतिकारी थे समाज में। महिलाओं के लिए एक क्रांति थी कि भाई हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता समानता मिलनी चाहिए,
हमें प्रत्येक संगठन में जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा के लिए लड़ी, विधवाओं के लिए लड़ी, ये सारी चीजें होने के बाद जब धीरे धीरे देखा गया समाज में ये चीजें कम हुई और अंत में देखा कि भाई अब पॉलिटिकल पार्टी आई तो उन्होंने मुद्दे ले लिए। देखो समाज में या कोई भी राजनीतिक दल है, उसे मुद्दे कहाँ से मिलते हैं? समाज से मिलते हैं। समाज क्या करता है? डिमांड करता है, मांग करता है। जब भाई महिलाएं हैं इतनी सारी, तो उन्होंने अपनी मांग की कि हमें शिक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए। तब वो क्या हो गई? डिमांड हो गई। मैंने पढ़ाया था ब्लैक बॉक्स मॉडल। एनवायरमेंट क्या है? जनता ही तो है। यहाँ क्या आ गया? डिमांड आ गई कि महिलाओं के लिए नियम, रिवीजन हो गया आपका, है ना। अच्छा बताएंगे ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया? ठीक। तो ये चीजें होने के बाद डिमांड हुई, डिमांड के बाद यहाँ पॉलिसी बन गई और यहाँ बाहर आ गई। तो राजनीतिक सोच पर इसने जबरदस्त प्रभाव दिया। राजनीतिक दलों को मुद्दे चाहिए भाई। चलिए सभी लोग बताएं ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया? देखे तो भाई रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से। हाँ, इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। ओके, गुड। देखो यहाँ से अब हम आपको रिकॉल कराएं कई चीजें, कंपैरेटिव में थोड़ा घुस जाते हैं। ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया या इनपुट आउटपुट? इसके अपोजिट में इसकी आलोचना करने के लिए कौन सा मॉडल आया और वो किसने दिया? ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सा मॉडल आया ये भी बताएं, बताइए। देखें तो भाई पढ़ाई हो रही है कि नहीं। दो लोगों के जवाब आ रहे हैं बस। पंकज, निर्मला, राम सिसोदिया, चोखा राम जी, गुलनाज, कोमल और योगी का आंसर आया सर। इसका मतलब बाकी लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है। भाई, निर्मला, आपने पिछली क्लास नहीं देखी सीपीटी की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पिछली क्लास नहीं देखी क्या? देख लो भाई, टाइम नहीं मिलेगा। टाइम जितना मिले उसमें करते जाओ। अगर क्लास नहीं देखना है तो आप नोट्स देख लीजिएगा एक बार, शॉर्ट में लिखे हैं, एक बार पढ़ने पर भी वो समझ में आ जाएंगे आपको। पंकज बताइए, आपको पता है? देखो कुछ भी गलत सही जो भी आप बताइए, कोशिश तो कीजिए भाई। यहाँ थोड़ा हम आपको मार रहे हैं या पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे भाई। ऑनलाइन में क्या हो जाएगा? मैं आपके मोबाइल में घुस के तो आ नहीं जाऊंगा भाई। बताइए, गलत सही कुछ भी बताइए यार। चलिए इसके अपोजिट में कौन सा आया? डेविड ईस्टन। ब्लैक बॉक्स मॉडल डेविड ईस्टन का है। इसके अपोजिट में कौन आया? जल्दी से। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आया, ग्रेवियल आलमंड। याद रखिएगा, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक मॉडल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ कोट हैं वो हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से आप लोग बढ़िया वही कोट, इनके कथन याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? ऐसे निकालिए जो एकदम आप ले सके और याद हो जाए। ठीक है, एक जीवन पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित है। डरने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी कॉमन हो गई इसमें। ये देखा जाए, लोगों को न केवल परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनना चाहिए, बल्कि इसे वास्तविक संचालन में शायद छोटे पैमाने पर और अपूर्ण रूप से देखना चाहिए, लेकिन फिर भी एक वास्तविक प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, ये रख लेंगे। सेंट जॉन गॉस्पेल के चौथे अध्याय में पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्राइस्ट वास्तव में
दिव्य उद्धारकर्ता थे और कोई भी नहीं बल्कि भारत की पद दलित महिलाओं को बदल सकता था और उनका उत्थान कर सकता था। इस पर मेरा दिल धर्म की ओर आकर्षित हुआ। इसका मेरी ओर मसीहा के धर्म की ओर आकर्षित हुआ। मतलब ये उन्होंने जब ईसाई धर्म अपनाया था तब का है, ठीक है। उसमें सबको तवज्जो दी गई थी, महिलाओं के उदारवादी के बारे में बात की गई थी, लिबरल थी महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। ओके ओके, चलिए आगे बढ़े। चोखा राम जी, आपका कोई डाउट तो नहीं है? ओके राम सिसोदिया, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर दीजिए, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। अभी हाल हम पढ़ाए हैं, बताइए जल्दी से, उत्तर दीजिए दोनों क्वेश्चन का। पहले आप लोग इसका देंगे, ओके, पहले इसका दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का। कमेंट में आप लोग ऐसे लिखेंगे आंसर, पहले का कौन सा है और दूसरे का कौन सा है, ठीक है, सामने, तब हम इस पे देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से दीजिए। चलिए बताइए सभी लोग, किस किस ने दिया देखे तो। निर्मला पहले का डी, है ना, और किसने दिया? निर्मला के बाद कोमल, निर्मला आपका जवाब सही है, कोमल आपका भी है, ओके ओके। चलिए, जिनका भी पहला 1919 है उनका सबका सही जवाब है, ठीक है। दूसरा क्या है? पंडिता रमाबाई वाज एक्वायर्ड द टाइटल पंडिता, तो इसके लिए आप लोगों ने जवाब क्या दिया? देखो, जिसने भी डी लगाया है उसका जवाब सही है, ठीक है। संस्कृत स्कॉलर थी, इस वजह से उन्हें पंडिता का टाइटल मिला। मैंने बताया है, बार बार कहा है क्लास में, भाई पंडिता का टाइटल क्यों मिला? संस्कृत विद्वान थी, ठीक, संस्कृत की ज्ञानी थी, पहली महिला थी, नारीवादी थी। इसका जवाब दीजिए, इसमें तो कई लोग फंस जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं योगी अनु, बार बार लेक्चर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और पढ़िएगा उनको, तब आएंगी चीजें, और जब रिवीजन कराएंगे तब और चीजें आ जाएंगी। अपने आप को यहीं डिमोटिवेट मत कीजिए। ये तो हम बस थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं भाई, टेस्ट क्या, वही है जो पढ़ाए हैं वो देख लो आप, इससे पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
इसका जवाब दीजिए आप लोग, कम ऑन फास्ट। पंडिता रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ओके, गुड, जल्दी जल्दी दीजिए, कम ऑन, सही गलत कुछ भी। राम सिसोदिया, चोखा राम, पंकज, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। और इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी। राम सिसोदिया गलत भी आ रहा है तो दीजिए जवाब। पंकज, चोखाराम जी, अगर आपको गलत भी आ रहा है वो भी दीजिए, कम से कम यहाँ सही तो होगा, आपको पता भी तो चलेगा कि कहाँ मेरी गलती है। ओके पंकज, चोखाराम जी, राम सिसोदिया, देखिए यह आंसर आपका डी सही है, ठीक है। पूछिएगा डी कैसे, बताएं। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। ये देखिए, बौद्ध धर्म अपनाया था, नहीं अपनाया था। पहला गलत हुआ। और एक सिंपल तरीका देखिए, जब पहला गलत हुआ तो यहाँ एलिमिनेट कीजिए, पहला एलिमिनेट हुआ, दूसरा हुआ, अब बचे आपके दो क्वेश्चन, दो आंसर। दो में से आप एक और देखिएगा, ठीक है। पहले तो आपका जैसे अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनहेक्स हॉस्टिवल ट्रेजर, तो ये उनकी जो पहला सार्वजनिक प्रवचन था। देखो इसके बारे में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से सीखिए आप, ठीक है। इसे जैसे मान के चलिए ये आपको पता नहीं है, ठीक है, इस पे आप रुक जाइए। तो यहाँ क्या है, दो तो ये गलत हो गए, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसे हम पहले रिजर्व कर देते हैं। देखो कई क्वेश्चन में, देखो सिलेबस जरूरी नहीं कि हम पूरा ही कर लें, थोड़ा ही करने से हमें क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो ये आपका गलत हुआ, तो यहाँ दो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन हो गए। अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन है, आगे पढ़िए। उनकी पुस्तक धर्म स्त्री धर्म नीति का उद्देश्य असहाय और अज्ञानतावश महिलाओं को परामर्श देना था, ये सही है। तो तीसरा कौन में, ये भी है, ये भी है, इसलिए अभी दोनों सही हो सकते हैं क्योंकि हमें दूसरा पता नहीं है। चौथे पे आते हैं, शारदा सदन में धर्मांतरण के आरोपों के कारण रमाबाई और हिंदू समाज सुधारकों के बीच एक बड़ी दरार उत्पन्न हुई। बिल्कुल हुई भाई, हिंदू थी, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, शारदा सदन खोल लिया था उच्च जाति की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, विधवाओं के लिए। तो क्या हुआ, तीसरा और चौथा सही है, ठीक। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरे में क्या कंफ्यूजन, अ टेस्टिमनी ऑफ आवर इनहेक्स ट्रेजर, तो ये इनका पहला प्रवचन है, नहीं है, ये इनका लास्ट है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। यहाँ ये न्यू इन्फॉर्मेशन थी, ठीक, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये इनका लास्ट प्रवचन था, इसके बाद फिर कोई प्रवचन नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। तो यहाँ दो चीजें आपको नहीं पता चली, एक ये और ये आंसर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। भाई अगर एक गलत है हमारा पहला, तो इसमें देखिए कौन कौन में पहला है, उसे एलिमिनेट कीजिए। अब दो ही तो बचे ऑप्शन आपके, तो दो में तो आंसर कर ही सकते हो आप। चलिए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? कोमल, निर्मला, पंकज, योगी, चोखाराम जी, राम सिसोदिया, ओके, किसी का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है।
मेरी तरफ से क्लास ओवर है, आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स पता है कहाँ से डाउनलोड होते हैं? ऐप इंस्टॉल करेंगे, अगर आप लोग कंप्यूटर में चला रहे हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। कंटेंट में जाएंगी, वहाँ मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। 8 PM पे जो हमारी कंपैरेटिव की क्लास होगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान एंड संविधानवाद पढ़ेंगे, तो उसमें याद रखेंगे। हमने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, उन्हें पढ़ लेना। उसमें कई चीज़ें इंग्लिश में है तो यहाँ समझाएंगे, वहाँ आप लोग हिंदी में नोट करेंगे। सारा कुछ लिख के हम दे देते हैं, आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते, ठीक है। कितने बजे से है योगी अनु पेपर वन की क्लास? तो अभी आप लोग लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। पेपर वन की क्लास ज्वाइन कीजिए। 8 PM हम लोग फिर से मिलते हैं, ओके। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ साथ खुश भी रहिए, डिमोटिवेट मत होइए कभी, ठीक है। ओके, बाय।